So hey guys, this is Ritik Chadha. Welcome to my YouTube channel Ritik's Vision. So guys, this is a one shot video of laws of motion जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरे लॉज ऑफ मोशन का काम तमाम हो जाए एंड आपका जल्दी से पूरा क्विक रिवीजन हो जाए ताकि आपके एग्जाम्स में आपकी अप्रोच थोड़ी सी और सॉलिड हो. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो गाइस, आते हैं हम इनर्शिया पे. अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने सोफे या जहां पर भी बैठे हो वहां से उठो, तो उठने में थोड़ा सा आलस आता है हमें. किसकी वजह से? यही है वो, ये जो इनर्शिया दिख रहा है, यही प्रॉपर्टी हमारे अंदर होती है जिसमें हमें अपनी स्टेट चेंज करने में आलस आता है. आपने कहा सर मतलब इनर्शिया, इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट. जिस भी स्टेट में हो, चाहे वो रेस्ट पे हो, चाहे वो मोशन में हो, वो उसी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहती है. और यही प्रॉपर्टी हमारे अंदर भी है कि अगर बैठे हुए हैं तो बैठे ही रहेंगे. तो गाइस, उसी बेसिस पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ आया जो लॉ ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड था. उनका ये कहना था कि अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन जब तक आप उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे. आराम से सोफे में पड़े हैं, पापा आए, एक्सटर्नल फोर्स सा फील हुआ, उठ गए कि कहीं एक्सटर्नल फोर्स हम पे लग जाएगा, पापा का डंडा वगैरह, तो हमारी स्टेट तुरंत क्या हो गई? चेंज. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया. बेसिकली अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है या मोशन पे है तो वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहेगी. अगर आप चाहते हो उसकी स्टेट चेंज हो तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. तो ये किसकी वजह से बच्चों? एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है इनर्शिया. ठीक है. अब इनर्शिया में तीन तरह के हैं. अगर आप रुके हो तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर आप मोशन में हो तो इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर आपको डायरेक्शन, एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. मतलब सर अगर आप इस तरफ जा रहे हो, अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स. अगर आप रुके हो, अगर आपको मूव कराना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. अगर आप मूव कर रहे हो, आपको इसको रोकना है या और तेजी से बढ़ाना है, तो कुछ भी करना हो, अगर आपको स्टेट चेंज करनी है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर हम रुके हैं, मूव कराना है तो बेसिकली क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स. इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर हम मूव कर रहे हैं तब हमें कुछ बॉडी की स्टेट में चेंज लाना है, तब भी क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब किसी भी बॉडी की डायरेक्शन में अगर आपको चेंज लाना है तब भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स. अच्छा बच्चों, इनर्शिया एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा. इनर्शिया टेक्स टाइम टू ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. जैसे मान लो अगर आप रुके थे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट थी. अब जब मोशन में आओगे तो वहां पे आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाएगी. तो एक इनर्शिया से दूसरे इनर्शिया आने में थोड़ा सा टाइम लगता है. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए जब हम लोग बस में ट्रैवल करते हैं, बस में जाने से जब ब्रेक लग जाती है तो हम आगे की तरफ चले जाते हैं. ऐसा क्यों सो? जबकि हमारे पैर तो रुक, जो जैसे बस रुकी तो हमारे पैर भी रुक गए, लेकिन हमारी अपर बॉडी क्यों आगे चली गई? आप कहोगे सर वो इनर्शिया ऑफ मोशन में थी, तो जैसे ही बस रुकी तुरंत इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे हमारा पैर आ गया, क्योंकि बस से वो डायरेक्टली अटैच था, लेकिन हमारे पैरों से अपर बॉडी में इनर्शिया ऑफ रेस्ट को पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग गया और हमारी अपर बॉडी वो अभी भी क्या कर रही थी? मूव कर रही थी. एक बार दोबारा, बस गाइस मूव कर रही थी और हम लोग बस के ऊपर बैठे, बस में आराम से खड़े हुए थे. ठीक है. बस रुकी, वो मोशन से, इनर्शिया ऑफ मोशन से इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे आई, तो हमारी बॉडी भी इनर्शिया ऑफ मोशन से इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर आएगी. आपने कहा ओके सर, हमारे पैर तो बस से अटैच थे, वो डायरेक्टली इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर आ गए, लेकिन हमारी अपर बॉडी अभी भी मूव कर रही थी, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन में थी. उसको इनर्शिया ऑफ मोशन से इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए हमारी बॉडी आगे की तरफ चली जाती है, क्योंकि अभी भी वो क्या करना चाह रही है? मूव करना चाह रही है. जबकि जो सिस्टम है, यानी जहां पर भी आप खड़े हो, वो कहां पर आ गया? रेस्ट में. तो हमारी अपर बॉडी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आने में थोड़ा सा टाइम लग गया और हमारे पैर तुरंत आ गए थे, इसलिए वो रुके थे, लेकिन हमारी अपर बॉडी आगे की तरफ चली गई थी. क्लियर गाइस? तो इनर्शिया को ट्रांसफर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. अब जैसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, आप एक धागे से पत्थर को बांधो और ऐसे गोल गोल घुमाओ, तो आप फोर्स लगा रहे हो तो वो गोल गोल घूम रहा है, आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, अगर आप छोड़ दो या वो टूट जाए तो देखो वो सीधा चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने फोर्स लगाना बंद किया वो टैंजेंशियल चला जाएगा. तो ये सब इनर्शिया के कुछ एग्जांपल्स हैं. कम ऑन गाइस, इसको नोट करिए. बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. हरी आप जल्दी से नोट करिए बच्चों. सो गाइस, इस पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए कोई m मास का एक ब्लॉक है. ठीक है. आप आए
आपने यहां पर 2 पॉइंट हमने डिफाइन कर लिया, ए और बी। आपने आके इसको एक सडन जर्क दिया, तो मुझे एक बात बताइए ये कहां से ब्रेक करेगा, ए पॉइंट से कि बी पॉइंट से? अगर आपने इसको आके सडन जर्क दिया, झटके से इसको खींचा ना, तो आपको बताऊं मैं यहां ये ए पॉइंट से ही वो ब्रेक कर जाएगा। ऐसा क्यों सो? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने झटके से इसको जर्क दिया और जो एम था वो रेस्ट पे था। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि इनर्शिया टेक्स टाइम टू ट्रांसफर। अगर आप चाहते हो इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन में आए तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप झटके से खींच दोगे, ये तो रुका ही हुआ था, तो ये ए पॉइंट से वो ब्रेक कर जाएगा। हाँ, अगर आप थोड़ा स्लोली इसको खींचोगे तो जिस पॉइंट पे टेंशन ज्यादा होगा वहां से ब्रेक करेगा। अब आपने कहा सर टेंशन क्या है? आपको पता होगा बच्चों, थ्रेड में कहीं पर भी खिंचाव आता है तो वहां पर, जैसे हमारे माइंड में टेंशन आता है, उसी तरह से यहां पर भी कहीं पर भी खिंचाव आएगा तो वहां पे टेंशन आएगा। इस पॉइंट पर भी टेंशन आएगा, इस पॉइंट पर भी टेंशन आएगा। अब जहां पर टेंशन ज्यादा होगा वहां से ये ब्रेक कर जाएगा। अब सर हमें ये नहीं देखना आता कि ए पॉइंट पे टेंशन ज्यादा होगा कि बी पॉइंट पे। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता है, जैसे मान लो एक छोटा सा फालतू सा एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए अगर एक कोई लड़का है, उसके फैमिली में 2 मेंबर्स हैं, उसको पूरा सर्वाइव करने के लिए उसको पूरा काम करना पड़ता है। अब एक दूसरा बंदा है जिसके फैमिली में 6 मेंबर है, तो ज्यादा टेंशन किसको होगी, 6 वाले को कि 2 वाले को? ऑब्वियस सी बात 6 वाले को, क्योंकि उसके यहाँ ज्यादा लोग हैं। तो कहने का सेंस ये है, यहां पर ये ए पॉइंट और बी पॉइंट है। ए पॉइंट पे जो टेंशन लगेगा वो इसके नीचे वाले मास की वजह से, और जो बी पॉइंट पे टेंशन लगेगा उसके नीचे वाले मास की वजह से। आप देख सकते हो ए पॉइंट के नीचे अगर आप देखो तो कोई भी मास आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बी पॉइंट के नीचे आपको इतना पूरा। अगर हम इस थ्रेड का मास को नेग्लिजिबल माने तो एक अलग केस बनता है, अगर हम मास लेस मानते तो एक अलग केस है, अगर हम मास मानते हैं इसको तो एक अलग सिनेरियो हो जाता है। बट अभी वो सब हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी एकदम क्लियर माइंड रखते हैं कि इस बी पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो सिर्फ इस मास की वजह से, और ए पॉइंट पे टेंशन कोई मतलब कोई नीचे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, कोई वेट ही नहीं है। तो कहने का सेंस ये बी पॉइंट पे टेंशन ज्यादा होगा। अभी आगे क्लियर करेंगे, ये सब चीजें आपको परेशान नहीं होना, बट इतना समझना है कि बी पॉइंट पे टेंशन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ए। तो जब हम धीरे धीरे फोर्स लगाएंगे तो बी पॉइंट से ब्रेक करेगा, लेकिन जब हम सडन जर्क देंगे तो ए पॉइंट से ब्रेक करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस ये करने के बाद अब आते हैं हम न्यूटन के आपके सेकंड लॉ पे। कहां पर आते हैं? सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ से क्या कहता है? सेकंड लॉ से ये कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to force applied। क्या? force applied। अब जैसे मैं बोलूं बच्चों, जैसे मैंने बोला इसके पास मोमेंटम है, आपने कहा सो व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? अरे किसी भी चीज के पास मास है और वेलोसिटी है तो हम बोलते हैं उसके पास क्या है? मोमेंटम। मैंने बोला ये ऐसे जा रहा था, अब यहां तेजी से जाने लगा। आई अगेन रिपीट, यहां ऐसे जा रहा था, अब यहां तेजी से जाने लगा। ये कैसे हो सकता है? जरूर इसके साथ किसी ने कोई छेड़छाड़ की होगी, बेसिकली जरूर इस पे किसी ने कोई फोर्स लगाया होगा। तो जैसे मैंने बोला अब ये तेजी से आ रहा है और अचानक से रुक गया, यहां के रुक गया, तो किसी ने अगर इसका मोमेंटम चेंज हुआ है तो इस पे क्या लगाया होगा? फोर्स। ये धीरे धीरे आ रहा था, अब मैं पीछे से फोर्स लगा दूं तो तेजी से निकल जाएगा। देखिए ऐसा स्लोली आ रहा है, ये मैंने फोर्स लगाया, देखिए आगे निकल गया। तो अगर किसी भी बॉडी के मोमेंटम में अगर कोई चेंज आता है तो हम समझ जाएंगे कि पक्का वहां पर क्या लगा होगा? फोर्स। ये धीरे जा रहा है, अब यहां तेज हो गया, देखिए धीरे जा रहा है, मैंने तुक्के से मारा, तेज हो गया। तो अगर किसी भी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आता है तो हम समझ जाएंगे वहां पर क्या अप्लाई हो रहा है? फोर्स। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या बेसिकली मोमेंटम जो टाइम के रिस्पेक्ट से जो चेंज हो रहा है, F is equals to can be written as dp by dt, और स्मॉल की बात करें तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। क्लियर गाइस? F is equals to force applied is directly proportional to rate of change of momentum with respect to time। अब बच्चों मोमेंटम हम लोग जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? सिंपली वी ऑल नो दैट मास इनटू वेलोसिटी। मास को हम लोग बाहर निकाल लेंगे बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। dv by dt can be written as a, तो यहां से बेसिकली आया F is equals to ma। हम लोग याद कर लेते हैं F is equals to ma as सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, बट ऐसा नहीं होता बच्चों। आपको क्या याद रखना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। F इज इक्वल्स टू ma, इससे डिराइव्ड है। बट व्हाट इज एक्चुअली सेकंड लॉ? कि सर अगर किसी भी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आएगा तो वो उसके डायरेक्ट मतलब उस बॉडी पे किसी ना किसी ने फोर्स लगाया होगा, मतलब जो फोर्स लगाया होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। कम ऑन गाइस, नोट इट डाउन। तो इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस आर्टिकल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। कम ऑन, इसको नोट करिए। तो गाइस न्यूटन लॉ की सेकंड
बेस पे एप्लीकेशन। तो गाइस न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे बेस बहुत सारे एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस आते हैं नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो डिस्कशन करते हैं हमारा। जैसे कि पहले हमारे बुलेट और प्लेट के क्वेश्चंस काफी आते हैं कि वहां पर हमारी एक प्लेट होती है, एक बुलेट v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फायर किया, लड़ने के बाद v वेलोसिटी से नीचे आया, तो आपको क्वेश्चन में बताना होगा फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेट ऑन बुलेट ऑन प्लेट या प्लेट ऑन बुलेट, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर करे कैसे। अब देखिए फोर्स का जो भी लेना देना है ना, अगर आप मोमेंटम में चेंज निकालो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स। अभी न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। क्लियर गाइस, यानी कि अगर आपको इसको फोर्स निकालना है, सिंपली चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप निकाल लो तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स। यानी कि सिंपली P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा T। अब देखिए बच्चों, ये पहले जब ऊपर जा रहा था तो आप इसको पॉजिटिव मान लो, और जब ये नीचे आ रहा था तो आप इसको नेगेटिव मान लो। तो इनिशियली ये ऊपर जा रहा था, फाइनली ये नीचे आ रहा था, ठीक है। फाइनली जब ये नीचे आ रहा है तो हमने बोला नीचे वाले का साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेना है, तो P फाइनल में आपको माइनस mv लेना है। क्लियर, P इनिशियल में ऊपर जा रहा था यानी आपको प्लस mv लेना है, यानी कि पीएफ में आपने माइनस mv रखा और इनिशियल में आपने प्लस mv रखा अपॉन डेल्टा टी। क्लियर गाइस, तो यहां से आ गया माइनस 2mv अपॉन डेल्टा टी। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय बुलेट ऑन द प्लेट। अब बच्चों मैं यही बोलूं कि प्लेट बुलेट पे कितना लगाएगा, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ आपको क्या कहता है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ आपको क्या बोलता है कि तू जितना मेरे पे फोर्स लगाएगा उतना ही मैं तेरे पे फोर्स लगाएगा, यानी इक्वल एंड अपोजिट। यानी ये जिस पे इतना लगाएगा उसी का रिवर्स ये इस पे, जैसे मेरे कहने का सेंस है बुलेट जितना प्लेट पे लगाएगा उतना ही प्लेट बुलेट पे लगाएगा, बस दोनों के साइन कन्वेंशन में एक माइनस आगे आ जाएगा। जैसे मैंने बोला फोर्स एक्सर्टेड बाय बुलेट ऑन प्लेट आया माइनस 2mv अपॉन डेल्टा टी, तो फोर्स ये आया आपका बुलेट का। क्लियर, अगर मैं आपको बोलूं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेट ऑन बुलेट तो वो क्या हो जाएगा 2mv अपॉन डेल्टा टी। क्लियर गाइस, और जो नेक्स्ट पॉइंट हम थोड़ा सा का डिस्कशन इस पे करें कि अगर मैं बोल दूं कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ बुलेट्स, तो बेसिकली n से हम लोग उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो बेसिकली जो फोर्स अप्लाइड बाय बुलेट ऑन द प्लेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2mv अपॉन डेल्टा टी इंटू n। क्लियर गाइस, अब क्वेश्चन में कुछ और भी दे सकता है, आपको बोल दे सपोज करिए n अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू को, जैसे कहने का सेंस है n अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टाइम, उसको कैपिटल N से बोल सकता है। कुछ भी आपको क्वेश्चन को पूरा अच्छे से रीड करना होगा, तो फाइनली आप इसका बुलेट मतलब एमसीक्यू में इसका आंसर जो दिया होगा वो इस टर्म में भी दे सकता है MVN, फोर्स अप्लाइड बाय बुलेट ऑन प्लेट। क्लियर गाइस, और अगर हम बोले कि प्लेट बुलेट पे कितना अप्लाई करेगी तो उसका रिवर्स, यानी कि मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बस आप साइन को चेंज कर देना। कम ऑन गाइस, नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो गाइस न्यूटन के सेकंड लॉ पे बेस्ड लिक्विड जेट के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, चलिए इनको भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। बोला कि मान लीजिए आप पानी की कोई पाइप है और पानी की जोर से कोई धारा यानी कि जेट आ रहा है, जो यहां पर पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमने उसको a मान लिया, और यहां से पानी जब निकला अंदर से पाइप के उसकी वेलोसिटी को हमने v मान लिया। वॉल से लड़ने के बाद हमने मान लिया कि वेलोसिटी उसकी 0 है। क्वेश्चन में दिया था, बोला कि फोर्स अप्लाइड बाय द जेट ऑन द वॉल, यानी कि जो पानी की जो धारा थी यानी कि जो जेट था उसने वॉल पे कितना फोर्स अप्लाई किया। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बेस्ड होते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि मोमेंटम जितना चेंज होगा वही हमको बता देगा कि कितना इसने इस पे फोर्स लगाया। यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द वॉल इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा T। अच्छे से देखिएगा बच्चों, ठीक है। फाइनल मोमेंटम की बात करें तो वेलोसिटी फाइनली रुक के हमने क्वेश्चन में दिया था कि फाइनली 0, कुछ और भी दे सकता है, डिपेंड्स। तो बेसिकली हमने तो मान लिया कि पानी रुकने लड़ने के बाद यहां रुक ही जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी को हमने 0 माना। इनिशियली आपकी इनिशियली मोमेंटम कितना था, mv अपॉन डेल्टा टी, यानी कि यहां से आपका आया माइनस mv अपॉन डेल्टा टी। क्लियर बच्चों, अब यहां से अगर जैसे बात करें मास की बात करें, मास ऑफ वाटर कमिंग आउट, ये कैसे निकालेंगे थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद हो कि वहां से डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, चलिए मैं कर भी देता हूं आपको। सब लोग जानते हो आप लोग डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
So mass can be written as density into volume. Volume can be written as area into x. Yes और no बच्चों, ये सब चीजें आपको याद होंगी. अगर हम दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो आपका वेलोसिटी होता है. वैसे तो ये आपको याद भी होना चाहिए, रो ए वी, ये आपको कंटिन्यूटी की इक्वेशन है, बट स्टिल नहीं याद है तो मैंने आपको बता दिया कि मास अपॉन डेल्टा टी, यानी कि मास ऑफ वाटर कमिंग थ्रू द पाइप with respect to time can be written as rho AV. ये मैंने बता भी दिया. तो यहां पर आप इसको रिप्लेस करोगे तो माइनस m upon delta t can be written as rho AV into V, यानी माइनस rho AV का स्क्वायर. This is the force exerted by the jet on the wall. अगर मैं बोलूं कि वॉल कितना जेट पे एक्सर्ट करेगा तो आपको बस इक्वल एंड अपोजिट, क्या न्यूटन का थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट, आगे माइनस लगा दो, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन जेट वो कितना हो जाएगा बच्चों, रो ए वी स्क्वायर. यानी कि ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे न्यूटन के सेकंड लॉ पे बेस, बस आपको करना क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम निकालना होता है और टाइम से क्या करना होता है, डिवाइड. तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. पी फाइनल माइनस पी इनिशियल किया, सारी वैल्यूज को रखा. ये मैं दोबारा से बता देता हूं आपको. यहां पर हमने क्या किया कि मास ऑफ वाटर कमिंग अपॉन टाइम को निकालना था, तो वो हमने कैसे किया, जो डेंसिटी होगी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सो मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इनटू x, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने x मान लिया. तो बच्चों दोनों साइड हमने टाइम से डिवाइड कर दिया और ये आपका क्या आ गया, मास अपॉन टाइम, मास ऑफ वाटर कमिंग आउट थ्रू द पाइप विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू रो ए. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी. क्या होता है, वेलोसिटी. वैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में याद भी कराया जाता है रो ए वी, बट मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया. आप यहां पे उठा के रिप्लेस करोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं गाइस. इसको नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो गाइस, न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हमने F इज इक्वल्स टू ma को भी हमने डिराइव कर लिया. अब इससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, जैसे सपोज करो कोई बॉडी रखी है, ओके, इसको इधर से भी कोई फोर्स लगा रहा है और इधर से भी कोई फोर्स लगा रहा है. ठीक, अब जैसे मान लीजिए मुझे कोई इधर 10 न्यूटन से खींच रहा है और इधर कोई 8 न्यूटन से, तो मैं किस तरफ जाऊंगा, ऑब्वियसली जिस तरफ ज्यादा कोई फोर्स लगा रहा होगा, यानी इस तरफ. तो बेसिकली अगर हम ये केस ले लें कि F1 इज ग्रेटर देन F2, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यानी कि लार्जर फोर्स, क्या लार्जर या बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक, अगर हम बोले बच्चों दोनों फोर्सेस बराबर हैं, क्या है, दोनों फोर्सेस बराबर, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, यानी बॉडी वहीं की वहीं रुकी रहेगी. तो गाइस इस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं. वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, हम इसको रब करते हैं. कम ऑन गाइस. चलिए, तो गाइस जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए तो गाइस अब हम लोग स्टडी करेंगे ब्लॉक प्लस रोप. ब्लॉक प्लस रोप यानी ऐसा सिस्टम जहां पर ब्लॉक्स होंगे और वो एक दूसरे से कोई रस्सी से बंधे होंगे. वो मासलेस होगी कि मास वाली होगी वो बताया जाएगा आपको क्वेश्चंस में. ठीक है, अब देखिए यहां पर करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक सिस्टम बनाना होगा. क्या बनाना होगा, सिस्टम, यानी कि एक सिलेक्शन करना होगा किसके ऊपर आप वर्कआउट करने वाले हो, और सबसे पहले आपको उस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना होगा. क्या निकालना होगा, सिस्टम का, सबसे पहली बात. दूसरी बात बच्चों, जितने भी इंटरनल फोर्सेस है वो सब एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे. क्या कर लेंगे, कैंसल्ड आउट. तो उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपको सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स को ही कंसिडर करना है. किसको, एक्सटर्नल फोर्स को ही कंसिडर करना है. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हम लोग अगर कोई एक क्वेश्चन ले ले छोटा सा, जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया कि हमारे 3 ब्लॉक्स हैं ऐसे रखे हुए हैं, मान लीजिए M1 M2 एंड M3.
तीनों को हमने ऐसे एक रस्सी से बांध दिया और यहां पर फोर्स लगाया। तो सबसे पहला काम एक सिस्टम आप सेलेक्ट कर लो, मतलब आपने इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया। क्या मान लिया? सिस्टम। आपका सब, अब आप बताओ क्या कौन कौन से फोर्स लगेंगे? आप सब जानते हो सर, ये ग्राउंड पे रखा, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg। बट बच्चों इंटरनल फोर्सेस को आपको नेग्लेक्ट करना है, आपको सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लेना है। यहां पर आप कहोगे सर ये इधर खींचेगा तो इधर की तरफ टेंशन, अब बच्चों रस्सी सेम है तो इधर की तरफ टेंशन इधर, इधर T1 इधर, इधर खींचेंगे T2 इधर, इधर T2 इधर। आपको ये पता होना चाहिए टेंशन ऐसा फोर्स है जो हमेशा अपोज करता है। जैसे अगर हम यहां पे इसको इधर खींचेंगे तो टेंशन इधर ले जाएगा। अब इसकी बात करें तो टेंशन इसके तरफ इधर और इधर। आपको सिंपल से एक चीज रखनी है कि इंटरनल फोर्सेस जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये सब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर लेंगे। आपको कुछ नहीं लेना, सबसे पहले आपको सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर करके सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। तो सर वो कैसे निकालेंगे? तो एक्सेलरेशन बच्चों क्या होगा? फोर्स अपॉन मास, यानी फोर्स अपॉन मास कितना है? m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर गाइस? अब अगर आपको जैसे कि जानना है कि सर ये T1 की वैल्यू क्या होगी, T2 की वैल्यू क्या होगी, तो अलग से आप इसकी FBD बना लो, चाहो तो अलग से इसकी FBD बना लो। तो जैसे अगर हम M3 की बात करें तो M3 को अगर आपको स्टडी करना है तो आप देखो, अगर आपको T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपने इसकी जब अलग से FBD बनाई तो आपने देखा कि सर T2 जो था वो M3 पे लग रहा था, वो इस तरफ। तो बच्चों ये T2 ही वो फोर्स है जो M3 को आगे लेके जा रहा है। तो सिंपली पीछे तो कोई फोर्स भी नहीं लग रहा, तो टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन m3 f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर गाइस? ये आई किसकी वैल्यू? T2 की। अगर जैसे आपको T1 की वैल्यू जाननी हो तो आप चाहे इसकी अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, चाहे इसका बना लो, जिसका आपका मन हो। चलिए M2 का बना लेते हैं हम लोग। बीच में जब हमने M2 का बनाया तो देखा इस तरफ क्या लग रहा था? T1, इस तरफ क्या लग रहा था? T2। तो बच्चों इस पे लगने वाला नेट फोर्स T1 माइनस T2, क्योंकि T1 उस राइट साइड ये सिस्टम मूव कर रहा है तो T1 मस्ट भी बड़ा ही होगा। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से आपको T2 की वैल्यू मिल जाएगी, यहां सब्स्टिट्यूट करेगा, यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, यहां पुट करिएगा, T1 आपको मिल जाएगा। तो बच्चों अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना के आप T1, T2, T3 सबकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। बट सबसे पहला काम क्या करना है? आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। अंदर के जितने भी आपके इंटरनल फोर्सेस है सबको आपको नेग्लेक्ट करना है। आपको सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर करके सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़े अंदर टेंशन वगैरह निकालने की तो आप अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना के, जैसे M3 का बनाया हमने, M2 का बनाया, अगर आप M1 का अलग से बनाए, M1 का आप देख लो, अगर हम M1 का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो सर आगे की तरफ फोर्स इधर, पीछे की तरफ T1, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि अगर आप देखो वर्टिकली इसकी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, जो भी हो रही है वो हॉरिजॉन्टली हो रही है। तो बच्चों यहां से इसके लिए लिखेंगे तो F माइनस T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसकी मदद से आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो बच्चों ये सब बेसिक्स है, इसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़े, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए बच्चों, कम ऑन। तो हम इरेज करके इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर एक सिंपल से एक वैल्यू का क्वेश्चन ले लेते हैं, जहां पर हमारा एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। इसको हटाते हैं बच्चों, देखिए अब देखिएगा। तो एक हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिस्टम का। जैसे मान लीजिए हमारे 3 ब्लॉक्स हैं जिनका मास दिया हुआ है आपको 15, 10 और 5। सिंपल सा 15 kg, 10 kg एंड 5 kg। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर गाइस? अब इधर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और पीछे की तरफ आपका 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने का लग रहा है? 60 न्यूटन का। तो बच्चों आपको ये बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा। तो सबसे पहला काम, ये पूरा आपके लिए एक सिस्टम है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन आप सिस्टम का निकालोगे। तो सर एक्सेलरेशन कैसे आएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन नेट मास। क्या? नेट पूरा सिस्टम का मास, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर? तो फोर्स बच्चों आप देखो 60 उस तरफ लग रहा है, 100 उस तरफ लग रहा है, 60 इस तरफ लग रहा है। तो फोर्स कितना लग रहा होगा बच्चों? 100 माइनस 60 अपॉन टोटल मास की बात करें 15 प्लस 10 प्लस 5, यानी ये कितना हो गया बच्चों आपका 40 अपॉन, ये आपका कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 30, यानी कि 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गई आपकी एक्सेलरेशन। अब आप कुछ भी निकालना चाहते हो बच्चों कि सर इधर कितनी टेंशन लगेगी हमें, अगर इसका पूरा सिस्टम बना ले ऐसे हम लोग, तो ये T1 कितना होगा, T2 कितना होगा। तो आप अगर जैसे आपको T2 कैलकुलेट करना है आप इसको अलग से बना लो, इसकी FBD बना लो। तो 15 kg आपने ऐसे बनाया, 60 न्यूटन इधर लग रहा है,
T2 आपका इधर लग रहा है बच्चों, तो नेट बॉडी की डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हो रही है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, T2 माइनस 60 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू है आप पुट करके आपको इजीली आपको यहां से T2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर गाइस? सिमिलरली 10 kg की एफबीडी बना सकते हो आप। 10 kg की जब आपने एफबीडी बनाई तो इधर की तरफ T1, पीछे की तरफ T2, तो सिंपली T1 माइनस T2, क्योंकि बॉडी राइट साइड डिस्प्लेस हो रही है इसलिए T1 को हमने T2 से माइनस किया, लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो गाइस यहां से आपको T2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 10 4/3। क्लियर गाइस? सिमिलरली हम लोग 5 kg का अगर हम लोग एफबीडी बना लें तो ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ एमजी बनाने की जरूरत नहीं है, इक्वल एंड अपोजिट है। क्लियर गाइस? इधर की तरफ 100, पीछे की तरफ T1, सो गाइस 100 माइनस T1 इज इक्वल टू 5 इनटू एक्सेलरेशन। यहां से आपको T1 की वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगी, 100 माइनस 5a। क्लियर गाइस? यानी कितना हो जाएगा, 100 माइनस 5 इंटू 4/3। क्लियर? न्यूटन में जो भी आंसर है। कम ऑन गाइस, नोट करिए, वीडियो पॉज करके हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। हरी आप, ठीक, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको वीडियो पॉज करके प्लीज नोट कर लीजिएगा और वैल्यू सारी निकाल के मुझे बताइएगा, ठीक है? ओके, तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है सिंपल ब्लॉक सिस्टम। ये भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो हम लोग एक अब 3 ब्लॉक्स का सिस्टम लेते हैं जहां पर हमारा 15, 10 और 5 कुछ इस तरह से रखा हुआ है। 15, 10 kg एंड 5 kg। क्लियर गाइस? हमने जो है फोर्स इधर से आपका 60 न्यूटन और इधर की तरफ आपका 60 न्यूटन लग रहा है, इधर की तरफ 30 न्यूटन लग रहा है। तो बच्चों सबसे पहला काम, सर ये पूरा सिस्टम को हमने तीनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम माना और सबसे पहले एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम की निकाली, फोर्स अपॉन नेट मास। यानी फोर्स कितना बच्चों, इधर की तरफ 60, इधर की तरफ 30, यानी 60 माइनस 30 अपॉन नेट मास 15 प्लस 10 प्लस 5, यानी कि कितना हो जाएगा ये 15 प्लस 10 प्लस 5, यानी कि 30 अपॉन 30। क्लियर गाइस? यानी ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आएगा पक्का? ओके, यस, यही आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको मान लीजिए निकालना है नॉर्मल। अब देखो बच्चों, आपको पता है 15 kg और 10 kg बगल बगल है, तो ये इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा और ये इस पे, तो आप चाहो अलग अलग एफबीडी बना लो। कम ऑन, आपको पता है ना, ये इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो बच्चों इधर की तरफ 60 न्यूटन, तो जितना 15 kg इस 10 kg पे फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, उतना ही 10 kg इस 15 kg पे, यानी इस तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन 15 kg बाय 10 kg। क्लियर गाइस? यानी N2। सिमिलरली अगर हम 10 kg की एफबीडी बनाएं तो 10 kg की कैसी बनेगी, जितना ये इस पे लगा रहा था उतना ही ये इस पे लगाएगा, यानी N2 इस तरफ, और 10 kg पे 5 kg भी इस तरफ लगाएगा, जिसको हम लोग मान लेते हैं N1। तो बच्चों 5 kg ने 10 kg पे कितना लगाया, N1। तो सिमिलरली 10 kg पे 5 kg पे कितना लगाएगा, N1, न्यूटन का थर्ड लॉ, और बाकी इधर से क्या लग रहा है, 30 न्यूटन। क्लियर गाइस? अब आप क्या कर सकते हो, इसके फ्री बॉडी डायग्राम आपके सामने है, तो आप इसको सिंपल वे में क्या कर सकते हो, सर 60 माइनस N2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर क्या कर सकते हो आप, N2 माइनस N1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड यहां पर क्या कर सकते हो आप, N1 माइनस 30 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन मिल चुका है, एक एक करके यहां से N2 मिल जाएगा, N2 रखोगे N1 मिल जाएगा, सब कुछ मिल ही जाएगा। तो कम ऑन गाइस, नोट करिए, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो बिल्कुल भी फंसने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पॉज करके नोट करिए, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। कम ऑन गाइस, हरी अप। तो नेक्स्ट हमारे कुछ क्वेश्चंस है वर्टिकल डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस, उनको किया जाए। इसको इरेज करते हैं। क्लियर? तो अब आते हैं हम थोड़े वर्टिकल टाइप क्वेश्चंस में, जहां पर हमारा जो सिस्टम है वो वर्टिकल है। अब देखिएगा, वर्टिकल में हमारे क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है कि सपोज करिए 5 kg का हमारा एक ब्लॉक है एंड 15 kg का हमारा ब्लॉक है। ऊपर से जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो 400 न्यूटन लग रहा है। आपको इस सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना है। तो बच्चों जब आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना है, आपको टेंशन वेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। हाँ, अगर आपको अलग से निकालना है तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, बट स्टार्टिंग में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो सिंपली बच्चों नीचे की तरफ कितना लगेगा, आप ध्यान से देख सकते हो 15 kg है, यानी 15g, ये कितना लगेगा 15g, ये नीचे की तरफ कितना लगेगा 5g, यानी कि ऊपर की तरफ फोर्स 400 न्यूटन, ये 50 और ये 150, यानी ऊपर की तरफ बच्चों 400 माइनस नीचे की तरफ 50 प्लस 15 150 इज इक्वल्स टू नेट मास। बच्चों नेट मास 15 प्लस
15 प्लस 5 यानी कि 20 इंटू एक्सेलरेशन, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 400 माइनस, अरे क्लियर है ना, अच्छे से लिख देंगे, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऊपर की तरफ 400 न्यूटन, यहां पर बच्चों इसका नीचे की तरफ वेट में, अच्छा चलिए प्रॉपर्ली इसको अच्छे से लिख देता हूं, m1g प्लस m2g, ऐसे लिख दें तब ज्यादा बेटर रहेगा। इसका ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5g प्लस 15g इज इक्वल टू 20a, तो ये कितना हो गया 400 माइनस 50 प्लस हमने g की वैल्यू को 10 मान लिया, तो ये कितना हो गया 50 प्लस 150 यानी कि 200, यही लिखा था मैंने पहले 28, यहां से हो गया 200 इज इक्वल टू 20a, यहां से आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू सिंपल वे में कितनी आई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों अगर आपको टेंशन निकालना होगा तो आप इजीली यहां से निकाल सकते हो। अगर मान लो आपको ये T1 निकालना है, क्या निकालना है T1, ठीक है, तो आपने ये 15 kg का ऐसे ब्लॉक बना लिया, ऊपर की तरफ T1 नीचे की तरफ 15g, तो सिंपली T1 माइनस 15g इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल चुकी है आपको, T1 इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ओके गाइस, तो जल्दी से इसको नोट करिए, वीडियो को अगेन पॉज करके हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब जैसे हो गया हो तो चलिए थोड़े से वेज वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, जहां पे इंक्लाइंड प्लेन पे हमारा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। अब आते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर इंक्लाइंड प्लेन पे हमारा जो है ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक सिस्टम। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, यहां पर भी ऐसे इजी क्वेश्चंस को जल्दी कैसे करना है, आपको टेंशन वगैरह को कंसीडर नहीं करना है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। जैसे मान लिया हम लोग सपोज कर लिया दोनों का मास m है, ये आपका 53 डिग्री है, क्लियर गाइस, ये आपका 53 डिग्री है, ये आपका 37 डिग्री है। तो आपको याद है ना FBD कैसे बनाते हैं, चलिए जल्दी से एक बार आपको मैं रिवाइज करा देता हूं। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, आप हमेशा यहां से ऐसे परपेंडिकुलर बनाओगे, ये 53 डिग्री है बच्चों, तो ये भी आपका क्या होगा 53 डिग्री, इधर की तरफ क्या लगेगा mg cos 53 डिग्री, और इधर की तरफ क्या लगेगा mg sin 53 डिग्री। याद आ गया बच्चों आप लोगों को, यस और नो। सिमिलरली गाइस यहां पर सबसे पहले आपने कैसे नॉर्मल बना लिया, नीचे की तरफ क्या लगेगा बच्चों mg, चलिए ये 90 होगा, ये 37 होगा, तो ये 53 होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 37, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो इधर की तरफ क्या लगेगा आपका mg cos 37, याद है ना बच्चों, ये mg है, जहां से एंगल बनाता है उधर की तरफ cos, परपेंडिकुलर तरफ sin। तो ये तो बच्चों याद भी होना चाहिए कि आपको वेज के अलोंग साइन लेना होता है, ये आपको याद भी होगा। तो थोड़ा सा इसको जल्दी से मैंने रिवाइज भी करा दिया, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है जल्दी से एक ही वीडियो में सारी चीजों को खत्म करना है। तो सर ओके सर, इतना समझ में आ गया कि इधर mg sin 53 डिग्री है, उधर mg sin 37 डिग्री है। तो सर लेना क्या है, टेंशन वगैरह को कंसीडर करना है? नहीं, टेंशन तो नेगलेक्टेबल होगा, मैंने आपको पता है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा इंटरनल फोर्स। तो आपको सिंपली क्या लेना है, सपोज कर लेते हैं इसकी, सपोज क्या वही वैल्यू ज्यादा होगी, तो mg sin 53 डिग्री, ये आगे लगने वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स जो इसको पीछे खींच रहा होगा, लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। आई अगेन रिपीट गाइस, लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास कितना दोनों का mm 2m into a। बस सिंपली आपको अब ये नहीं करना mg sin 53 डिग्री माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर टेंशन माइनस दिस इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन, फिर आप ऐड करो, फिर टेंशन काट रहे हो, ये सब नहीं करना। लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर गाइस? अब sin 53 डिग्री वगैरह की वैल्यू अगर आपको याद हो, जैसे आपने बना लिया ये 37 डिग्री है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 53 डिग्री है, तो बच्चों ये कितना होता है 3 4 5। क्लियर गाइस? तो यहां से आपकी साइन अगर हम लोग बात करें साइन 53 डिग्री की वैल्यू, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और इधर बेस, तो ये कितना हो जाएगा 4/5, और साइन 37 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5। जब आपने यहां रखा तो mg 4/5 माइनस mg 3/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2ma, यहां से m कट गया, तो बच्चों ये सिंपली आपका कितना हो जाएगा g/5 इज इक्वल टू 2a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई g/10 यानी कट गया, यानी 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कम ऑन गाइस, इसको जल्दी से नोट करिए, हरी आप जल्दी से नोट करिए। अब हम लोग करते हैं पुली वाले क्वेश्चन, विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग करेंगे पुली वाले क्वेश्चंस, आपको मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं, इसको रब करते हैं। प्रॉपर्ली सारी चीजों को बच्चों देखिएगा कि कैसे आपको जल्दी खत्म करना है।
क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो आपको जल्दी कैसे चीजों को फिनिश करना है उस पर आपका फोकस होना चाहिए। अब पुली वाले क्वेश्चन हमने सिंपल से ले लिया, मासलेस पुली है, इधर आपका एक ब्लॉक है, इधर आपने ले लिया आपके दो ब्लॉक्स, दोनों सबका मास आपने चलिए 2 kg 2 kg एंड 2 kg ले लिया, ठीक है। आपने सबकी टेंशन आपको पता है सर, मान लीजिए इधर T1 लग रहा है रस्सी, अगर जैसे नीचे इधर की तरफ क्या लगेगा 2g, इस 2 kg का भी नीचे की तरफ क्या लगेगा वेट 2g, और इस 2 kg का भी नीचे की तरफ क्या लगेगा 2g। अगर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो रस्सी जब खिंचती है तो लगता है टेंशन, यानी ऊपर की तरफ T1 और इधर की तरफ T1, सिमिलरली ऊपर की तरफ T2 और जब ये नीचे की तरफ खींचेगा ऊपर की तरफ T2। बट यू नो दैट सबसे पहले आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो, तो टेंशन वगैरह बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। तो सर सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, फोर्स अपॉन मास। तो हमें करना क्या है, एकदम सिंपल सी बात है बच्चों। मुझे एक बात बताइए, इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 2g प्लस 2g, तो नेट जो सिस्टम है वो इधर की तरफ भागेगा ना, तो ये 2g ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4g। ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ये नीचे ये ऊपर, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट, यानी ये उसको माइनस करेगा, यानी कि 2g अपॉन टोटल मास की बात करें 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि कितना हो गया 6, यानी कि बेसिकली बच्चों ये हो गया 2g अपॉन 6, यानी g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, एक्सेलरेशन की। क्लियर गाइस। अब आप सिंपल वे में, एकदम सिंपल वे में अगर आपसे पूछे ये T1 निकालो, तो आप अलग से एफबीटी बना लो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 kg है, आपका ऊपर की तरफ लग रहा है T1, नीचे की तरफ क्या लग रहा है 2g, तो आप सिंपल से एफबीटी बना लिया आपने। तो कितना हो गया सर 2g माइनस T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा के ऐसे पुट करोगे, आपको T1 मिल जाएगा। सिमिलरली T2 निकालना है, तो ये एफबीटी आप देख सकते हो सिंपल से आपके सामने ऐसी बनी हुई है। तो आप सिंपली क्या करोगे, नीचे ऊपर की तरफ, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो T2 माइनस 2g इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू वहां से मिल गई है, आपको T2 मिल जाएगा। तो गाइस ये बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस है, ये सब आप लोगों ने बहुत पहले लगाया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको जल्दी से एक बार रिवाइज करा दिया कि आपको टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको वैसे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे यहां पर भी टेंशन जो इंटरनल फोर्सेस को नेग्लेक्ट करो, बस जो आपके जो फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे ये नीचे की तरफ 2g, ये 2g नेट फोर्स, नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है mg होता है ना, mg उससे 2g और ये 2g ऊपर की तरफ, तो ये दोनों 4g को हमने ऐड किया और ये 2g ऊपर तो माइनस किया। लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स अपॉन नेट मास डिवाइड करके एक्सेलरेशन आ गया। फिर अगर आपको टेंशन वगैरह निकालने को बोल रहे हैं तो आप अलग अलग एफबीटी बना के सबके निकाल सकते हो। कम ऑन गाइस, हरी आप जल्दी से इसको नोट करिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कम ऑन हरी अप गाइस। नेक्स्ट आपका स्प्रिंग बैलेंस के बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो इसको हटाया जाए, वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो ना हो जाएगी, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर अप करना पड़ेगा। और हम कोशिश किए कि और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डाल सके, और ये सब बहुत ही बेसिक्स हैं, तो ये काफी बच्चों को पहले से ही याद भी रहते हैं। अब देखिए बच्चों, सपोज करिए यहाँ पर ऊपर एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया। क्या लगा दिया, स्प्रिंग बैलेंस मेजर करने के लिए फोर्स को, ठीक है। और नीचे फिर पुली लगाई, और यहाँ पर जो वेट लिया गया है M1 M2 लिया गया सिंपल वे में, M1 M2। इतनी आसान से सिस्टम है ये, एकदम क्लियर। आपने कहा सर डैम क्लियर है मुझे। अब मैंने बोलूं कि ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा, ठीक है। इधर टेंशन हमेशा अवे लगता है, कहां लगता है, अवे। जहां पर भी लगाओगे, जैसे मैं बोलूं मैं इसको इधर खींच रहा हूं तो टेंशन इधर लगेगा, मैं इसको इधर खींच रहा हूं तो टेंशन इधर लगेगा, ऑलवेज अवे लगेगा। क्लियर गाइस। अब जैसे अगर हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है सिस्टम का, तो टेंशन एकदम भूल जाओ, ठीक है। एक्सेलरेशन सर क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। फोर्स बच्चों हमने सपोज कर लिया M2 बड़ा सपोज कर लिया, तो इधर नीचे की तरफ क्या लगेगा M2g, ये जब नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। वैसे फोर्स क्या लगेगा इसकी वजह से M1g। तो बच्चों ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, क्योंकि ये भारी है, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर, यानी इधर की तरफ क्या लग रहा है M2g लार्जर फोर्स, और ये ऊपर की तरफ माइनस स्मॉलर फोर्स M1g अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। बच्चों वैसे ये रिलेशन याद भी होना चाहिए आपको, ड्यू टू सिंपल पुली सिस्टम में M2g माइनस M1g अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर गाइस। अब अगर आपको जैसे टेंशन निकालना है तो आप इसकी अलग से एफबीडी बनाओगे, M2t नीचे की तरफ M2g, तो यहां से आप लिखोगे M2g माइनस t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पुट करोगे तो यहां से टेंशन निकलेगा। बट बच्चों आपको यहां पर इसकी टेंशन की वैल्यू याद होनी चाहिए इस केस में, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको थोड़ा जल्दी करना होगा, ठीक है। अब आपसे बोल दे कि स्प्रिंग बैलेंस का मेजरमेंट बताओ, तो बच्चों ये t और ये t, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2t। आई अगेन रिपीट, यहां पे t, यहां पे t, तो यहां जो स्प्रिंग बैलेंस मेजर करेगा वो कितना करेगा 2t। तो यानी कि स्प्रिंग बैलेंस की जो मेजरमेंट आएगी, स्प्रिंग बैलेंस में
जो आपकी मेजरमेंट आएगी वो कितनी आएगी 2t, यानी ट्वाइस ऑफ दिस, यानी ट्वाइस ऑफ 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो गाइस ये कितना हो जाएगा 4m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर गाइस? हरी अप। अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको नोट करना होगा। अब बहुत सारे अगर आप स्प्रिंग बैलेंस लगेंगे तो सब सेम ही मेजर करेंगे, उसमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिमिलर वे में गाइस नेक्स्ट पुली का क्वेश्चन है जो अलग टाइप में थोड़ा सा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो क्लियर गाइस? चलिए अब आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो गाइस अगला क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब टफ नहीं है बट स्टिल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे हम क्वेश्चंस को, मतलब क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लीजिए आपके यहाँ पर एम छोटे छोटे ब्लॉक्स रखे हुए हैं, एम ढेर सारे एन ब्लॉक्स रखे हैं, और यहां पर अगर आप ध्यान दो यहां पर एक आपका कैपिटल एम रखा हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि क्वेश्चन है ऐसा, देयर आर n blocks of mass m are kept. Clear? Find the tension on the nth block. यानी कि आपको इस वाले ब्लॉक पर टेंशन निकालना है, यानी कि जो इस तरफ ये टेंशन लग रहा है, ठीक है, आपको ये निकालना है Tn। आपने कहा अच्छा सर, सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, इसको पूरा सिस्टम माना। क्या माना? सिस्टम। आपको पता है टेंशन में अगर होगा आपको नेग्लेक्ट करना है, सिर्फ नीचे की तरफ ये फोर्स लगेगा mg जो इसको आगे लेके जाएगा। तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका फोर्स अपॉन मास, मास तो सारा लेंगे, तो मास कितना लेंगे सर, m स्मॉल m प्लस स्मॉल m प्लस स्मॉल m डॉट 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 अप टू n टाइम्स प्लस कैपिटल M। और बच्चों जो फोर्स इसको मूव करा रहा है, इनमें से कोई भी फोर्स मूव नहीं करा रहा, क्यों? ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, सब कैंसिल आउट। तो फोर्स जो मूव करा रहा है वो सिर्फ कौन करा रहा है? mg, यानी कैपिटल mg अपॉन, बच्चों इस m प्लस m अप टू n टाइम्स को क्या लिख सकते हैं? nm प्लस कैपिटल M। इतना क्लियर? ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन। अब आपको ये टेंशन चाहिए, तो मैंने क्या सिखाया था आपको, क्या बनानी है? FBD। जब आपने स्मॉल m की FBD बना लिया आगे की तरफ, यही टेंशन इसको आगे लेके जा रहा है बच्चों, तो ये टेंशन क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने रखी कैपिटल mg अपॉन nm प्लस कैपिटल M। तो यहां से कितना हो जाएगा? mmg अपॉन nm प्लस m। क्लियर गाइस? इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, हरी आप। चलिए गाइस, अगर हो गया हो तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं एकदम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों, जो एकदम इस तरह से, मतलब आपकी तीन पुली है, ठीक है, और सिस्टम कुछ ऐसा है कि यहां पर एक ए ब्लॉक है और यहां पर रस्सी को आप नीचे तरफ से 2mg से खींच रहे हो, ठीक है, 2mg से। अगले क्वेश्चन में आपका यहां पर m मास है और यहां पर 2m से जुड़ा है। क्लियर? यहां पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो आप। और अगले क्वेश्चन का सिनेरियो ये है कि यहां पर आपका m मास है और ये भी m मास है, प्लस नीचे आप एक फोर्स लगा रहे हो mg। क्लियर गाइस? तो तीनों केस में ये आपका एक्सेलरेशन 1, ये एक्सेलरेशन 2, ये एक्सेलरेशन 3। आपको बताना है कि कौन सा एक्सेलरेशन बड़ा, कौन सा एक्सेलरेशन छोटा। तो चलिए निकालते हैं। तो सर इस सिस्टम में निकालेंगे तो बच्चों 2mg का नीचे फोर्स लगा रहे हो, अगर यहां पर 2mg है तो यहां पर भी 2mg से लगा रहे हो, यहां पर भी 2mg, यहां पर भी 2mg,
तो ऊपर भी कितना फोर्स लग रहा होगा 2mg। अरे यार 2mg से खींचोगे तो यहां पर भी तो 2mg लगेगा, तो यहां पर बच्चों जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा। अब देखो तो हमने सपोज कर लिया इसका मास m है, क्या है m, तो ऊपर की तरफ 2mg, नीचे की तरफ mg, तो फोर्स कितना लगेगा 2mg माइनस mg अपॉन m, यानी बच्चों ये कितना हो जाएगा क्लियरली आपका mg अपॉन m यानी कि g आएगा, कितना आएगा g। ठीक, इस सिस्टम की बात करें तो बच्चों नीचे की तरफ 2mg, ये mg इस तरफ, लेकिन ये सिस्टम ऐसे आएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन मास, ये कैपिटल माइनस स्मॉलर, क्योंकि ये सिस्टम ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि 2mg माइनस mg अपॉन टोटल मास की बात करें तो हो जाएगा 3m, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा आपका g/3, कितना हो जाएगा g/3। और इसकी बात करें सिस्टम की तो यहां बच्चों एक फोर्स भी लग रहा है और इसका वेट भी लगेगा, और इसका फोर्स भी नीचे, इसका वेट भी नीचे लगेगा। तो इधर की तरफ बात करें तो एक फोर्स भी लग रहा है और इसका वेट भी लग रहा है, तो इस तरफ 2mg लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों फोर्स अपॉन मास, यानी कि इधर की तरफ 2mg और ये mg ऊपर जाएगा क्योंकि यहां वेट ज्यादा हो जाएगा, एक इसका खुद का mg और एक फोर्स भी लग रहा है, तो 2mg माइनस mg इज इक्वल टू टोटल मास, मास इनटू टोटल मास 2m हो गया बच्चों, तो हो गया mg अपॉन 2m यानी कि g/2। तो आप क्लियरली देख सकते हो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन उसका, फिर आप एकदम सिंपल वे में आपके सामने वैल्यू निकल के आई, तो मैं सारी वैल्यूज लिख दे रहा हूं। a1 की वैल्यू आपकी gi, a2 की वैल्यू आपकी g/3 आई और a3 की वैल्यू कितनी है g/2। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ा आपका a1 होगा, फिर कौन होगा a3 और फिर कौन होगा a2। क्लियर गाइस, तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस आएंगे तो आप बहुत इजीली लगा लोगे। ओके बच्चों, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। तो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर अब हमारी जो रोप होगी उसमें भी मास होगा। ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो यहां पर हमारे दो ब्लॉक्स रखे हैं 5 kg के और 5 kg के, और आपको रोप का भी मास दिया हुआ है। सपोज कर लो 2 kg, इसकी लेंथ 1 मीटर है, कितनी दी हुई है 1 मीटर, यस एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ पे जो मास है वो 2 kg है। क्लियर, यहां पर हमारा जो फोर्स लगा है वो 120 न्यूटन का आगे की तरफ फोर्स लगा हुआ है, 5 kg के दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं। तो गाइस कुछ भी करने से पहले आपसे क्वेश्चन ने बोला है कि यहां से 25 सेंटीमीटर दूर यहां पॉइंट P है, फाइंड द टेंशन एट पॉइंट P। आपसे बोला पॉइंट P पर जाकर टेंशन निकालो, आपने कहा वेरी इजी सर, कोई इशू नहीं है, लेकिन सबसे पहला काम जो है गाइस हमें ये करना है कि हमें एक्सेलरेशन निकालना होता है सिस्टम। आपने कहा सर डैम इजी, एक्सेलरेशन क्या होगा फोर्स अपॉन मास, एक ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है दैट इज 120 न्यूटन, 120 ले रहा है और कोई तो लिया नहीं, यस 120 अपॉन टोटल। अगर हम लोग बच्चों मास की बात करें तो 5 और 5 और ये इसका मास कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, यानी कि बेसिकली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारी क्या आ गई एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट पर टेंशन चाहिए, तो मैंने आपको बताया था ना टेंशन उतना ही होता है जितना वेट होता है। क्या होता है जितना वेट, बताया था ना मैंने, एक बंदे को दो लोगों का घर चला, दो मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, एक फैमिली मेंबर है जिसमें 2 लोग हैं और एक में 6 लोग हैं, तो 6 लोग वाले को ज्यादा टेंशन होगी। उसी तरह से गाइस एकदम सिंपल वे में हम लेंगे, जैसे मान लीजिए आपको टेंशन चाहिए तो आप अलग से एफबीडी बना लो, जैसे 5 kg है, यहां से कोई ऐसे इस पॉइंट पे आपको टेंशन चाहिए, तो बच्चों जितना भी टेंशन लगेगा ना आगे की तरफ, जो भी टेंशन होगा वो पीछे का पूरा वेट लेना होगा। क्या लेना होगा पूरा वेट। आपने कहा सर व्हाट डू यू मीन बाय पूरा वेट, मतलब 5 kg तो लेना ही, साथ में साथ आपको ये जितनी ये जो रोप का हिस्सा आ रहा है ना ये भी मास लेना होगा। अब आपको सर ये मास हम कैसे निकालेंगे, ये जो रोप का मास होगा सर ये कैसे आएगा, बहुत इजी है बच्चों, आप यूनिटरी मेथड का यूज कर सकते हो क्योंकि यूनिफॉर्म रोप ऐसे कोई चीज तो है नहीं। तो बच्चों आप देख सकते हो 1 मीटर लेंथ का वेट कितना है 2 kg, तो आपसे बोला 25 सेंटीमीटर का कितना होगा, तो बच्चों 25 सेंटीमीटर का कितना होगा, सिंपली क्या करेंगे 25 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मीटर का पता है तो 25 सेंटीमीटर से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो बच्चों आप सिंपली देख सकते हो ये आएगा हाफ kg, कितना आएगा हाफ kg, यानी कि ये इतना हिस्सा जो है ये आपका हाफ kg का है, और ये पूरी लेंथ आपकी देख लो ध्यान से बच्चों, ये पूरा 2 kg है और 25 सेंटीमीटर जितना है, मैं ध्यान से इसको जूम करके बना दे रहा हूं, परेशान नहीं होना है। ये जो पूरी रोप है आपकी ये आपकी 2 kg की है, क्लियर। ये जितना ये 25 सेंटीमीटर वाला इतना लेंथ है, 25 सेंटीमीटर वाला, इसका जो मास आया है ये आया हाफ kg।
तो ये जो बचा वाला हिस्सा होगा ये कितना होगा, पूरा वेट 2 kg, इतना हाफ है, तो ये जो बचा वाला होगा वो होगा 2 माइनस हाफ यानी कि 3/2। कितना होगा बच्चों, 3/2। तो ये जो बात कर रहे थे हम उसका वेट कितना था, 3/2 kg। क्लियर। तो सिंपल से ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो अगर आपको यह टेंशन निकालनी होगी तो आप पीछे का पूरा वेट लोगे। वो पूरा वेट के लिए ये तो आपको पता ही है, आपको ये भी चाहिए होगा। ये कैसे निकालेंगे सर, यूजिंग यूनिटरी मेथड। आपको इतनी लंबी लेंथ यानी कि इतनी पूरी लस्सी का आपको 1 मीटर का 2 kg पता है, तो 25 सेंटीमीटर दूरी पे अच्छा कैसे कर लो, डायरेक्टली कर लो। ये आपका कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली उसको 75 से भी करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर गाइस। चलिए एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली वैसे ही कर देता हूं, नहीं तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, एकदम मतलब बड़ा लग रहा है, कोई मतलब नहीं ऐसे करने का। आप सिंपल सा वे है, आपने इसको 5 kg ऐसे बनाया। क्लियर। यहां से 75 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट P है, यहां पर आपको इतने का वेट चाहिए। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात। आपने कहा सर ओके 1 मीटर का वेट कितना है आपका, 1 मीटर का वेट 2 kg, तो 75 सेंटीमीटर का कितना होगा, 75 सेंटीमीटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये बच्चों सॉल्व करने पे आपका कितना आएगा, ये आपका सिंपली 3/2 ही आ रहा है। कितना आ रहा है, 3/2। तो यानी कि जो हमने निकाला था वो हमारा सही था कि 3/2 kg। तो बच्चों आपका एकदम सिंपल सा मेथड है कि सर ये 5 kg हो गया, ये जो रस्सी है ये 1.5 यानी कि 3.2 kg हो गया, और इधर की तरफ टेंशन है। तो बच्चों जो टेंशन होती है वो क्या होती है, पूरा पीछे का मास यानी कितना हो जाएगा 5 + 1.5 पूरा पीछे का वेट इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है 10, यानी ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 6.5 × 10 यानी कि 65 न्यूटन। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। कम ऑन गाइस, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो हमारे हैं लिफ्ट प्रॉब्लम। तो लिफ्ट प्रॉब्लम पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। लिफ्ट प्रॉब्लम को करने के लिए आपको सूडो फोर्स का थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए। अब आप काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा सूडो फोर्स का कंसेप्ट, अब आप कहोगे सर हमें याद नहीं है, तो चलो मैं थोड़ा सा लिफ्ट प्रॉब्लम से पहले आपको ये बता दूं, नहीं तो फिर आपको लिफ्ट प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अब सूडो फोर्स क्या होता है, देखो बच्चों जैसे आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था ना कि दो तरह के फ्रेम्स होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब जैसे मान लो अगर आप रुके हो, ठीक है, किसी ऐसे सिस्टम की स्टडी कर रहे हो जो रुका हुआ है, ठीक, तो वो इनर्शियल फ्रेम होता है। और वही सिस्टम अगर आपका एक्सेलरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सेलरेट, तो वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। जैसे लिफ्ट की बात करें बच्चों, लिफ्ट में अगर आप खड़े हो और वो लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो बच्चों अगर आप यहां से देख रहे हो तो आपके लिए वो सिस्टम एक्सेलरेटेड है, तो यानी वो क्या हो जाएगा, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ऐसे क्वेश्चंस में डील अप कैसे करते हैं सर, आपको करना बस इतना होता है कि जब आपका सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा होता है ना, तो आप क्या करो, अपने आप को उसके अंदर ले जाओ। कहां ले जाओ, अंदर, यानी कि आप अपने आप को नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर ले जाओ, ठीक है। अब वहां पर बैठ के स्टडी करो। सिंपल सा काम ये है बच्चों, देखिए मैं काइनेमेटिक्स की अगर आपकी अप्रोच थोड़ी सी भूल गए हो या याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं। जैसे बंदा जब ये देख रहा है तो इसको ये दिख रहा है कि ये बंदा ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, आपने कहा बिल्कुल सर। लेकिन अगर आप अंदर खड़े होते तो आपको क्या लगता, ये बंदा ऊपर जा रहा है कि रुका हुआ है। बात समझिएगा ध्यान से, अगर आपको काइनेमेटिक्स की बातें याद नहीं है तो मैं आपको रिवाइज करा दूं बहुत ही आराम से, कि जैसे जब ये बंदा देख रहा है इसको, तो इसको लग रहा है ये ऊपर जा रहा है, बट जब आप लिफ्ट के अंदर चले गए तो जब आपने देखा आपको लगा तो ये रुका हुआ है। दोनों में अंतर है, ध्यान से। इसके हिसाब से ये एक्सेलरेटेड है, लेकिन इसके हिसाब से ये रुका हुआ है। क्यों बच्चों, क्योंकि यहां पर एक सूडो फोर्स का फैक्टर आएगा। किसका आएगा, सूडो फोर्स का। तो करना आपको, देखिए अगर पुराना याद नहीं है तो मैं डायरेक्टली एक बात बता देता हूं कि जब भी ऐसा फ्रेम आएगा, जब आपका फ्रेम एक्सेलरेटेड होगा, आप अपने आप को अंदर ले जाओ और जो भी सिस्टम ऊपर जा रहा होगा उस पर एक अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगा दो। क्या लगा दो, एक अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या लगा दो, एक फोर्स। जैसे ये सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप नीचे की तरफ सूडो फोर्स लगाओ। किधर की तरफ, नीचे की तरफ। बाकी काइनेमैटिक्स में मैं इसको दोबारा से इसको सारी चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे से और बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए अगर एक पर्सन इसको नोटिस करेगा तो वो देखेगा कि ये बंदा ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, आप कहोगे सब बिल्कुल इसको ये लगेगा। बट अगर आप अंदर से देखोगे तो वो रुका हुआ है। क्या है, रुका हुआ है। तो दोनों में अंतर क्या आ रहा है, दोनों में अंतर ये आ रहा है कि दोनों का फ्रेम चेंज हो गया। तो फ्रेम चेंज होने में करते हैं क्या ऐसा, तो जब आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाते हो, मतलब एक ऐसे सिस्टम में जब सिस्टम खुद एक्सेलरेटेड है, तो वहां पर एक सूडो फोर्स लगा देते हो। तो ऊपर की तरफ ma, नीचे की तरफ ma, बंदा आपको क्या, रुका मिलेगा। ऊपर की तरफ ma और नीचे की तरफ ma। तो यानी कि बस आपको ये याद रखना है कि जब भी आप एक
नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाओगे, कहां पर? नॉन इनर्शियल फ्रेम में, वहां पर आपको क्या लगाना है? सूडो फोर्स। आपने कहा चलिए ठीक है सर, अगर इतनी बात आप कंसेप्ट मन में रखो तो चलिए थोड़ा सा आते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम्स में। अब इनके क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, ध्यान से क्वेश्चन पक्का लगेंगे। अगर कंसेप्ट थोड़ा बहुत कम भी आया हो, क्वेश्चन पक्का लगेगा, आई प्रॉमिस। जैसे सपोज करो बच्चों, जैसे मैंने बोला यहां पर आपका कोई आपकी वेइंग मशीन रखी हुई है, ठीक है, ये आपकी रुकी हुई है और लिफ्ट आपकी रुकी हुई है एकदम स्टेशनरी, लिफ्ट की एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। तो बच्चों ये जो वेइंग मशीन है ये कितना आपका वेट मेजर करके बताएगी? आप कहोगे सर ऊपर की तरफ जितना नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg, तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg, यानी ये वेट हमारा वो शो कर रही होगी मशीन, एकदम सिंपल सा, ठीक। अब यही मैं बोलूं, आपका ये केस लिया जब ये रुका हुआ था। अब मैं सेकंड केस लूं, अगर मान लीजिए आपकी ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है। क्या है? एक्सेलरेटेड। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है। तो बच्चों फील करो, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, कहां की तरफ जाते हैं? ऊपर की तरफ, तो हमारा जो वेट हो जाता है ना वो एपरेंट हो जाता है और थोड़ा सा भारी हो जाता है। क्या हो जाता है? भारी। इसका रीजन समझिए क्या है। जब ये हमारा सिस्टम एक्सेलरेटेड है तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। क्या हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो बच्चों इसका नीचे की तरफ इसका खुद का वेट लगेगा mg, और साथ ही साथ नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब आप अपने आप को यहां बैठाओगे तो आप इस पे एक सूडो फोर्स लगाएगा। अगर ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ है। क्लियर? और जो स्प्रिंग बैलेंस है, क्या स्प्रिंग बैलेंस, वो क्या मेजर करेगी? ऊपर की तरफ नॉर्मल, यानी दोनों नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg प्लस ma। तो यहां से आपका जो वेट मेजर होगा, यानी कि स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करेगा? जितना आप नीचे फोर्स लगाओगे उतना ही ऊपर की तरफ नॉर्मल, और ये स्प्रिंग बैलेंस आपका नॉर्मल मेजर करके देगा। और जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा? mg प्लस a, यानी आपके वेट से थोड़ा सा ज्यादा। अब यही बात मैं बोलूं बच्चों, जब हम लोग झूले में जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमें वेट अपना थोड़ा हल्का फील होता है, थोड़ी गुदगुदी भी फील होती है। तो वहां का क्या सिनेरियो होता है कि जब ये नीचे की तरफ आएगा तो बच्चों वेट तो हमारा mg तो नीचे लगेगा, लेकिन जब सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है तो सूडो फोर्स ऊपर की तरफ, यानी कि जिसपे सूडो फोर्स लगाएंगे वो कहां की तरफ? ऊपर की तरफ। और नॉर्मल रिएक्शन भी कहां की तरफ आएगा? स्प्रिंग आपका वेइंग मशीन का ऊपर की तरफ। तो आप ध्यान से देख सकते हो, नॉर्मल प्लस ma इज इक्वल्स टू mg। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg माइनस ma, यानी m कॉमन लेंगे तो g माइनस a, यानी कि आपका जो नॉर्मल आ रहा है वो, यानी कि जो अपेरेंट वेट आ रहा है वो क्या आ गया? घट गया है। बात समझ में आ रही बच्चों? तो कुल मिला के आपको बस इतना याद रखना है, मैं रटाना बिल्कुल नहीं चाहूंगा, बस सिंपल मैं ये नहीं रटाऊंगा ये रट लो ऐसा कुछ भी, बस आप इतना फील करो कि गाइस जब ये सिस्टम ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे, जब ये सिस्टम नीचे आ रहा है तो सूडो फोर्स ऊपर। बस इतना याद रखो कि जब भी सिस्टम एक्सेलरेटेड होगा वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, वहां पे सूडो फोर्स पक्का लगेगा व्यू पॉइंट की वजह से। और जहां पर भी जिस तरफ भी सिस्टम जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स, सिस्टम ऊपर सूडो फोर्स नीचे, तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg प्लस ma, सिस्टम नीचे तो सूडो फोर्स ऊपर, तो नॉर्मल प्लस ma इज इक्वल टू mg, नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस a। अब बच्चों सपोज करो ये लिफ्ट आपकी फ्री फॉल आ रही हो, कैसे आ रही हो? फ्री फॉल। तो वहां पर उस केस में क्या होगा, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके प्लीज, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपकी सिस्टम मान लीजिए फ्री फॉल आ रहा हो, यानी कि कहीं मतलब लिफ्ट टूट गई हो या कोई भी रस्सी कट गई हो, तो मान लीजिए ये आपका फ्री फॉल गिर रहा हो, फ्री फॉल नीचे की तरफ। तो बच्चों एकदम सिंपल सा कहानी है कि मान लीजिए ऊपर की तरफ आपका, नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg, ऊपर की तरफ लगेगा सूडो फोर्स और ऊपर की तरफ नॉर्मल। आपने कहा सर ये सर अभी आपने ये केस बताया, तो नॉर्मल प्लस ma इज इक्वल्स टू mg, तो नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी mg माइनस ma, यानी m कॉमन लिया g माइनस a। तो जो एक्सेलरेशन होगी वो फ्री फॉल है, a किसके बराबर है? g के, उठा के रखा, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी? 0। आप हल्का महसूस करोगे, आपको वेट आपका पता ही नहीं चलेगा, अंडर फ्री फॉल आप गिर रहे हो। तो बच्चों लिफ्ट प्रॉब्लम्स में इतने केस आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। तो आपको ये याद रखना होगा कि अगर आपकी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ, ठीक है, तो आपका जो इफेक्टिव वेट होगा वो भारी हो जाएगा। और यही लिफ्ट आपकी नीचे की तरफ आ रही होगी तो आपका जो सूडो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, यानी आप हल्का महसूस करोगे। तो दिमाग में इस कांसेप्ट को डालो। आई रिक्वेस्ट कि जब आप मतलब सिंपल सा नीचे जाओगे, जब आप नीचे जाओगे तो आप हल्का महसूस करोगे, जब आप ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा भारी महसूस करोगे। समझ में आया बच्चों? कम ऑन, जल्दी से इस टॉपिक को भी नोट कर लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम लोग कुछ मंकी क्लाइंबिंग क्वेश्चंस करते हैं। मंकी के जो क्वेश्चंस आते हैं कुछ कि मंकी क्लाइंब अप कर रहा है एक रस्सी को पकड़ के, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अब ट्राई करते हैं। क्लियर गाइस? तो चलो अब सपोज करो मंकी ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब ये मंकी इस रस्सी को खींचेगा नीचे की तरफ तो टेंशन कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। क्लियर गाइस? मंकी का खुद का वेट नीचे की तरफ। आई अगेन रिपीट,
जब मंकी रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ेगा तो वो खींचेगा नीचे की तरफ और टेंशन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। खुद का वेट नीचे और जा कहां रहा है फाइनली, ऊपर। यस और नो गाइस? यानी कि उसको ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी को ऐसे खींचना पड़ता है तो टेंशन ऊपर, इसका वेट नीचे और नेट ऊपर जा कहां रहा है, फाइनली ऊपर ही जा रहा है। तो यानी कि रिलेशन क्या होगा, टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से आपको टेंशन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, mg प्लस a। अब गाइस यहां पर एक आता है आपका आर्टिकल, मतलब छोटा सा एक पॉइंट, ब्रेकिंग टेंशन। सर ये क्या होता है, व्हाट इज ब्रेकिंग टेंशन? मान लीजिए इसने, मंकी ने बहुत तेजी से रस्सी को खींचा तो ये रस्सी टूट भी सकती है। अब ये टेंशन, ब्रेकिंग टेंशन तब बन सकता है जब इसकी एक्सेलरेशन क्या हो, बहुत ही ज्यादा। यानी कि टेंशन ब्रेक तब कर, यानी कि बेसिकली रस्सी तब टूट सकती है, ब्रेक तभी हो सकता है जब एक्सेलरेशन क्या हो, बहुत ही ज्यादा। क्लियर गाइस? तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। अच्छा, जब एक्सेलरेशन ज्यादा हो तो आपसे पूछ सकता है कि अगर ये तेजी से जा रहा है तो कितने टाइम पे पूरा क्लाइंब अप कर लेगा, तब उसके लिए आप निकाल सकते हो क्या, आपको पता है बच्चों एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपका ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आपको याद है ना, तीन फॉर्म इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तीनों वैलिड हो जाता है। तो आप ये लगाओगे, इनिशियली तो वो रुका ही हुआ था, यानी कि s इज इक्वल टू हाफ a मैक्स t का स्क्वायर। मान लीजिए ये लेंथ पूरी l आपने ट्रीट कर ली, तो यहां से आपको टाइम कितना मिल जाएगा, ये 2 उधर, s की वैल्यू आपकी, ये लेंथ l है, अंडर रूट 2l अपॉन a मैक्स। तो ये टाइम, उसको मिनिमम टाइम लगेगा पूरा क्लाइंब करने में। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से बता देते हैं। टेंशन आपका ब्रेकिंग टेंशन तब होगा जब उसका एक्सेलरेशन जब तेजी से चढ़ रहा होगा, तब टूटने की टेंडेंसी हो सकती है, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। क्लियर गाइस? अब जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो उसको क्या टाइम लगेगा ऊपर पहुंचने में, तो वो टाइम कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन का यूज करके, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का, जहां पर इनिशियल हमारा 0 था, s का मतलब जो पूरी डिस्प्लेसमेंट उसने कवर अप करनी है, एक्सेलरेशन हमारी मैक्सिमम है, टाइम आपको कैलकुलेट करना है। गाइस इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके एक क्वेश्चन भी आपका करा देते हैं। इसी बेस पे एक छोटा सा हमारा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टेंशन इन द रोप इज 220 न्यूटन। आपसे बोला है कि रोप पे टेंशन जो है, रोप में ये जो टेंशन है वो है 220 न्यूटन। तो आपसे बोला है कि ये जो लेंथ है पूरी बच्चों, वो आपको 4 मीटर दिया है और आपसे पूछा है टाइम बताओ। ये जो टेंशन है बच्चों, ये मैक्सिमम टेंशन है, यानी कि ब्रेकिंग टेंशन है। तो आपको पता है ना बच्चों, हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं, और जो वेट दिया है वो उसका कितना दिया है, आई थिंक 20 दिया हुआ है। मंकी का जो वेट है बड़ा कम दिया है यार, मंकी का जो वेट है, मंकी का वेट आपको कितना दिया हुआ है, 20 kg। कितना दिया है, 20 kg। क्लियर गाइस? तो ऊपर की तरफ t, टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस और नो गाइस? टेंशन कितना 220, मास कितना 20 इनटू g की वैल्यू को 10 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको a मैक्स भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a मैक्स। क्लियर गाइस? तो ये बेसिकली कितना हो गया आपका, 20 इज इक्वल टू 20 a मैक्स। तो यहां से कटेगा, तो a max की जो वैल्यू है दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। क्लियर गाइस? अब आपको निकालना है सर टाइम कितनी जल्दी वो ऊपर रीच अप करेगा, तो वो कैसे निकालेंगे, यूजिंग द रिलेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपको पता है बच्चों नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करनी है, 4 मीटर, इनिशियली 0, हाफ एक्सेलरेशन आया 1, टाइम का स्क्वायर, सो बेसिकली t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 8। तो t की वैल्यू अंडर रूट 8 सेकंड्स में वो ऊपर क्या कर जाएगा, क्लाइंब अप। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको याद रखना होगा कि इस पैटर्न पे करना है। कम ऑन गाइस, इसको नोट करिए। तो नेक्स्ट वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ सके, जो हमारा सूडो फोर्स पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उसमें कुछ आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपके पेंडुलम कार्ड प्रॉब्लम्स, उनको डिस्कस कर लिया जाए। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों नोट करिए, बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा वो है आपका पेंडुलम कार्ड प्रॉब्लम्स। क्लियर गाइस? नेक्स्ट आर्टिकल है पेंडुलम कार्ड प्रॉब्लम्स। क्लियर गाइस? अब सपोज करिए बच्चों आपका कोई कार्ड है जो आगे की तरफ मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन a। क्लियर? उसके अंदर एक पेंडुलम है। अब आपको पता है जब सिस्टम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप अपने आप को अंदर बैठा दो। क्लियर गाइस? आपने कहा सर हमें याद है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में जैसे ही हम अपने आप को अंदर बैठाएंगे तो एक सूडो फोर्स लगाएंगे इस पेंडुलम पे पीछे की तरफ। कहां की तरफ? पीछे की तरफ।
तो जब बच्चों इस पे सूडो फोर्स लगेगा तो ये पेंडुलम ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेढ़ा। यस और नो गाइस? तो मुझे एक बात बताइए, तो वर्टिकल से हमने सपोज कर लिया वो एंगल अब थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा। रस्सी में लगेगा टेंशन, अगर ये थीटा बच्चों तो ये भी क्या होगा? थीटा। अब अगर ये टी है, ये थीटा है, तो जहां से एंगल बनाता है ऊपर की तरफ कॉम्पोनेंट हो गया टी कॉस थीटा और इधर की तरफ कॉम्पोनेंट हो गया टी साइन थीटा। नीचे की तरफ क्या लगा? mg। तो अगर ये पेंडुलम टू बी इन इक्विलिब्रियम, आपको क्या करना होगा? ऊपर लगने वाला फोर्स जितने वर्टिकल फोर्सेस है एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस, यानी t sin थीटा इज इक्वल्स टू ma एंड t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। दोनों को आपने डिवाइड कर दिया, t से t कट गया, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई? a बाय g। तो बच्चों एक्सेलरेशन आपका आया g tan थीटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, ये आपको याद रखना होगा बच्चों कि आपका जब कोई सिस्टम ए एक्सेलरेशन से जाता है और वहां पर कोई भी स्लिपिंग वगैरह ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं आती है, नॉर्मल एकदम सिंपल सारी चीजें रहती है, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आप हर जगह यही ले सकते हो। अभी बहुत सारे केसेस लेंगे जहां पर आपको ये याद रखना होगा कि एक्सेलरेशन आपका जो होता है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में, अगर सिस्टम ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो वहां पर आप हमेशा उस एक्सेलरेशन को g tan थीटा रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक क्वेश्चन मतलब एक आर्टिकल ये बेसिकली, इसको बच्चों अच्छे से नोट करके वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक वेज का आर्टिकल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऐसा लेते हैं एकदम सिंपल वे में। जैसे मान लीजिए, बहुत अच्छे से देखिएगा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। जैसे मान लीजिए आपका, ध्यान से मान लीजिए ये एक वेज है m मास का और उसके ऊपर एक स्मॉल m मास का ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। आपसे बोल दिया देयर इज नो स्लिपिंग, यानी कि इसके ऊपर ये स्लिप नहीं कर रहा है। आपको बताना है कि what is the minimum value of force, what is minimum value of force such that there is no slipping, इतनी बात आपसे पूछ ली। अब सर f की वैल्यू कितनी हो कि कोई भी स्लिपिंग ना हो, तो आपने कहा सर इसको हमने पूरा एक सिस्टम मान लिया। क्या मान लिया? सिस्टम। तो गाइस आपको पता है ना, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? m प्लस m मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन, ठीक। यानी ये सिस्टम जो है a एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। क्लियर गाइस? अब ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया, यानी कि एक्सेलरेटेड सिस्टम हो गया, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम क्या करते हैं? अपने आप को ले जाकर ऊपर बैठा देते हैं। ओके सर, अगर ये सिस्टम इस तरफ एक्सेलरेटेड है तो सूडो फोर्स इस पर किस तरफ लगेगा? इस तरफ। आई अगेन रिपीट, ये सिस्टम इस तरफ एक्सेलरेटेड है तो इस पर सूडो फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ क्या लगेगा? सूडो फोर्स। अगर बच्चों ये एंगल थीटा, तो ये भी यहां से भी आप देख सकते हो, यहां से एंगल ये थीटा बनाएगा, तो ऊपर की तरफ जहां से भी ये थीटा बनाता है ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? ma cos थीटा। नीचे की तरफ बच्चों आपको याद होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं, नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg sin थीटा। कैसे? ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा, याद है ना बच्चों? चलिए एक बार बता देते हैं आपको फिर से। नीचे की तरफ mg, वर्टिकल की तरफ से यहां की तरफ mg cos थीटा और इधर की तरफ mg sin थीटा। तो बच्चों अगर ये स्लिप नहीं कर रहा तो ma cos थीटा किसके बराबर होगा? mg sin थीटा के। तो बच्चों आप देख सकते हो ma cos थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर? mg sin थीटा। m से m कट गया, तो आप देख सकते हो एक्सेलरेशन की फिर से वैल्यू कितनी आ रही है? g tan थीटा। देख लो आप, सेम आ रही है कि नहीं? मैंने आपको बोला था, तो आप डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों? m प्लस m g tan थीटा। तो आप इस वैल्यू को याद रखिए जो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है g tan थीटा। कम ऑन बच्चों, इसको नोट करिए। हरी अप, वीडियो को पॉज करके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेस पे रहेगा हमारा। ऊपर की तरफ ma cos थीटा लग रहा था, नीचे की तरफ mg sin थीटा, हमने इक्वेट कर दिया सिंपल वे में। आप कंपोनेंट्स लेना आपको आना चाहिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो इतना टाइम अगर आप इस पे वेस्ट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा निकल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब गाइस हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है, एक्चुअली वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी अच्छे से करा दें। तो गाइस जैसे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिएगा बच्चों। जैसे मैंने बोला ये एक m मास का वेज है, यहाँ पर एक m मास का ब्लॉक रखा है और ये एक पुल्ली से कनेक्टेड जो फर्दर एक और मास से कनेक्टेड है m नॉट। आई थिंक किससे कनेक्टेड है? m नॉट से। यस, ठीक है। ये सिस्टम इधर आगे की तरफ a की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। आपको बताना है बच्चों फाइंड m नॉट सच दैट देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग ऑफ m। फाइंड m नॉट सच दैट देयर इज नो रिलेटिव
स्लिपिंग ऑफ m। तो बच्चों आपको कंडीशन याद है ना क्या होती है अगर स्लिपिंग नहीं होती तो एक्सेलरेशन क्या होता है, g tan थीटा। याद है कि नहीं, अभी पीछे हम लोग करके आए, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आपने पहले इसको पूरा एक सिस्टम मान लिया, आपने कहा ओके सर ये पूरा एक सिस्टम है, पूरे सिस्टम में फोर्स कितना लग रहा है, बस नीचे की तरफ लग रहा है m नॉट g। यानी कि बच्चों सिर्फ यही एक फोर्स है जो इस पूरे सिस्टम को मूव करा रहा है। तो आपने कहा सर यूजिंग F इज इक्वल टू ma, फोर्स लग रहा है अपना m नॉट g। टोटल मास कितना है बच्चों, ये दिस प्लस दिस, यानी कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस m नॉट इनटू a। इतना क्लियर गाइस। और बार बार अभी हमने पीछे भी किया कि इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, g tan थीटा। अगर आप चाहो तो फिर से आप कर सकते हो। बच्चों आपको पता है ये सिस्टम a आगे की तरफ एक्सेलरेटेड है, तो बच्चों आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में अपने आप को अंदर बैठा दो। सबको क्लियर है, अगर a उधर जा रहा है तो सूडो फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ। इधर की तरफ क्या लगेगा, ma cos थीटा, नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg sin थीटा। अगर इसमें कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही तो दिस इज इक्वल टू दिस करोगे, जब आप ma cos थीटा और g sin थीटा के बराबर, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, g tan थीटा। क्लियर गाइस। तो यहां से आपने जब इसको पुट किया, एक्सेलरेशन को आपको क्या पुट करना है बच्चों, बहुत ही क्लियरली g tan थीटा। यानी यहां से g से g कट गया, ये उधर गया, तो m नॉट अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू m प्लस स्मॉल m प्लस m नॉट। क्लियर, 1 अपॉन tan थीटा कैलकुलेट है cot थीटा, तो m नॉट cot थीटा, और ये m नॉट इधर आएगा माइनस m नॉट इज इक्वल टू m प्लस m। यहां से m नॉट आप कॉमन ले सकते हो, तो आएगा cot थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। सो यहां से m नॉट की आपको वैल्यू कितनी मिल गई, m प्लस m अपॉन cot थीटा माइनस 1। क्लियर गाइस। हरिया इसको जल्दी से नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके। क्लियर गाइस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने स्प्रिंग सिस्टम पे। किस पे आते हैं, स्प्रिंग सिस्टम। तो गाइस अब बात कर लेते हैं स्प्रिंग के फोर्स की। नेक्स्ट अप वी हैव स्प्रिंग। अब आप सब जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक स्प्रिंग बना दिया और यहां पर एक बॉक्स, एक कोई ब्लॉक लगा दिया, ठीक है, m मास का। तो गाइस ये जो ब्लॉक है इसका नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, और ये स्प्रिंग क्या करेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स लगाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, ताकि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वापस सस्टेन कर सके, जिसकी वैल्यू आप लोगों ने शायद पढ़ी हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी f की वैल्यू जो आती है वो kx आती है। बेसिकली नेगेटिव इसलिए देखा होगा आप लोगों ने माइनस kx, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। किसमें होती है, अपोजिट। बस सिंपली आप ये याद रख सकते हो कि स्प्रिंग का जो फोर्स होता है सिंपली F इज इक्वल टू क्या होता है, kx, वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट। तो गाइस जैसे मान लीजिए नीचे की तरफ फोर्स mg लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, kx। तो अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में तभी आएगा जब नीचे mg और ऊपर क्या लगेगा, kx। तो स्प्रिंग के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो जल्दी से इसको नोट करिए। तो इसके भी हम एक आध न्यूमेरिकल करा दें, जैसे एक न्यूमेरिकल इसका भी है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए जैसे इसका एक न्यूमेरिकल हम करते हैं बहुत ही सिस्टमैटिक वे में। एक न्यूमेरिकल है गाइस, जैसे मान लीजिए आपका 3 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है और 2 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है। इनके बीच में एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है, ये क्लियर गाइस। और इस पे जो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन लग रहा है, इधर तरफ, इधर इसके अलोंग भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये एक्सेलरेटेड है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी एक्सेलरेशन बतानी है, यू हैव टू फाइंड आउट इसकी एक्सेलरेशन एंड एक्स का मतलब स्प्रिंग में कितनी कंप्रेशन या जो भी मतलब अगर एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, ये अब आपको डिसाइड करना है कि क्या हो रहा है। यानी कि x की वैल्यू निकालनी है स्प्रिंग की, मतलब कितना एक्सटेंशन या कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन एंड इसका एक्सेलरेशन। तो आपने कहा सर सिंपल सा फॉर्मूला है, सिस्टम हमारा पूरा हमारे सामने है, तो F इज इक्वल टू ma। तो गाइस फोर्स की बात करें तो इधर 10 इधर 5, तो 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15। तो फोर्स नेट कितना लग रहा है, 15 इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन प्लस इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, यानी 2 2 4। क्लियर गाइस, क्योंकि अब देखिए दोनों ब्लॉक्स अलग अलग एक्सेलरेशन से जा रहे हैं ड्यू टू स्प्रिंग, तो दोनों का अलग अलग लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये इनकी कॉमन एक्सेलरेशन नहीं हो गई है, क्योंकि ये कोई रस्सी से नहीं बंधे, ये अब स्प्रिंग से बंधे हैं। तो ये बेसिकली हो जाएगा 11 इज इक्वल्स टू 3a। तो ऐसे एक्सेलरेशन की वैल्यू 11/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर गाइस।
अब बात करते हैं इसके कंप्रेशन वगैरह की, एक्सटेंशन वगैरह की। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताइए बच्चों, आपको याद है ना मैंने क्या बताया था? जैसे टेंशन निकालते थे हमने एफबीडी बना ली, आगे की तरफ 10, पीछे की तरफ kx, बोलिए हाँ या ना। तो बच्चों लगाया जब हमने F इज इक्वल टू ma, तो क्या करेंगे, आगे की तरफ 10, पीछे की तरफ kx इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका कितना है 2, यानी कि 10 माइनस k की वैल्यू बच्चों 100 इनटू x इज इक्वल टू 4, तो 100x इज इक्वल टू कितना हो गया 6, तो इसकी वैल्यू कितनी है 6/100। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो प्लीज उसको कर लीजिएगा, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट आप इसको वीडियो को नोट करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं लामीज थ्योरम में, जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लामीज थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब लगाते हैं सर? मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं और वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है बच्चों, क्लियर? लामीज थ्योरम यानी कि इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, कब लगाना है इसको? इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट का मतलब एक ही पॉइंट पर तीनों फोर्स लग रहे हैं, अंडर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, क्लियर गाइस? जैसे सपोज कर लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया ऐसा, जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तीन फोर्स, कॉन्करेंट फोर्स ऐसे लग रहे हैं, इधर की तरफ F1, इधर की तरफ F2, इधर की तरफ F3, इसके बीच में एंगल अल्फा, इसके बीच में बीटा और इसके बीच में गामा, और यहां पर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसा कर सकते हो, ये फोर्स अपॉन सामने वाले का साइन का एंगल इज इक्वल टू दिस फोर्स अपॉन इसके जस्ट सामने, जैसे मैंने बोला ये F1 है गाइस, तो F1 के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? अल्फा। F2 के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? बीटा, तो उसका साइन लेना है आपको। सिमिलरली F3 के सामने आपका क्या बन रहा है? एंगल गामा अपॉन साइन गामा। इस रिलेशन की मदद से जो जो चीजें आपको पता हो और जो अननोन क्वांटिटी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों अगर एंगल देखने में प्रॉब्लम हो तो ऐसा समझो, F1 के सामने, F1 के अलावा कौन से दो फोर्स हैं? F1 के अलावा F2 और F3, तो F1 के नीचे वो एंगल लेना है जो F2 और F3 के बीच में है। F2 के सामने वो एंगल लेना है जो F3 और F1 के बीच में। सिमिलरली गाइस F3 के सामने वो एंगल लेना है जो F2 और F1 के बीच में। तो F1 के सामने वो एंगल लिया जो F2 F3 के बीच में यानी अल्फा, F2 के सामने वो एंगल लिया जो F3 और F1 के बीच में यानी बीटा, सिमिलरली F3 के बीच में वो एंगल लिया जो F2 और F1 के बीच में सिमिलरली गामा। तो बच्चों ये आप कॉन्करेंट तभी लगा सकते हो जब सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में हो और तीन फोर्सेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लग रहे हो यानी कॉन्करेंट हो। तो इसका न्यूमेरिकल भी करते हैं, इसको नोट करिए। तो एक न्यूमेरिकल करें, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। तो इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं गाइस, चलिए। तो जैसे हमने मान लीजिए इसका एक न्यूमेरिकल लिया इस तरह से, मान लीजिए आपका ऐसे कि यहां से हमारा एंगल बन रहा है 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, यहां से बन रहा है 60 डिग्री, और यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा होगा m मास का, आपसे बोला है सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो बताइए क्या सिनेरियो होगा, पूरा आपको बताना है। यहां से तीन टेंशन, इधर T1, इधर T2 और इधर T3, क्लियर गाइस? तो चलिए इसको करते हैं अच्छे से। तो आपने कहा ठीक है सर ये पर्टिकुलर पॉइंट है, तो बच्चों यहाँ पर इसको ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में ब्रेक कर लोगे तो आपको बहुत बेटर लगेगा। अगर बच्चों आप लोग देख सकते हो ये 30 डिग्री है तो ये 30 होगा, और ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, क्लियर गाइस? यस और नो गाइस? एकदम सिंपल वे में ये 90 हो गया आपका, ये 90, ये 30 तो ये 60, ये 60 है 90 तो ये 30, इतना क्लियर? ये सब आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया सिंपल वे में। तो अब मुझे एक बात बताइए, आप इधर लिखोगे तो इसको कैसे लामीज थ्योरम लिखोगे? T1 अपॉन साइन, कौन सा एंगल लेना है जो T2 और T3 के बीच में है, ये हो गया 90 और ये हो गया 30। तो T1 के सामने वो एंगल, T1 के सामने वाला एंगल कैसे डिसाइड करते हैं? जो T2 और T3 के बीच में है, तो T2 और T3 के बीच में 90 प्लस 30 यानी कि 120 डिग्री, क्लियर गाइस? अब T2 की बारी, T2 के सामने वो है, T2 के जस्ट सामने एंगल वो होगा जो T1 और T3 के बीच में है। तो बच्चों ये 60, ये 90, तो कितना हो गया 150 डिग्री, यानी साइन 150 डिग्री, क्लियर गाइस? और सिमिलरली T3 के सामने, T3 के नीचे आपको वो साइन का एंगल लेना है जो T1 और T2 के बीच में है, यानी आप देख सकते हो T1 और T2 के बीच में 60 प्लस 30 यानी कितना हो गया 90 डिग्री, यानी क्या लेना है साइन 90, क्लियर गाइस? अब सिमिलरली आप T3 को आप mg के बराबर भी लिख सकते हो।
तो T3 को mg से आप रिप्लेस करके वहां पर जो जो वैल्यूज चाहिए आप उसको अपने अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके बच्चों, ये आप अपने अकॉर्डिंगली इसको फाइंड आउट कर सकते हो अपॉन sin 90। यानी कि सर ये टेंशन अगर हमने लिया तो इसके T1 लिया अगर हमने तो T2 और T3 के बीच का एंगल, अगर हमने T2 लिया तो T1 और T3 के बीच में एंगल, अगर हमने T3 लिया तो T2 और T1 के बीच का एंगल आपको लामीस थ्योरम में यूज करना होता है। जल्दी से नोट करिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं जहां पर आपको बहुत एक अच्छा सा इसका क्वेश्चन कराते हैं, इसको नोट करिए बच्चों, कम ऑन। तो चलिए एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी पे बेस्ड। अब देखिए इसी के बेस एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा ये इस तरह का क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत आता रहता है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मान लीजिए यहां से आपका इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ mg और इधर की तरफ टेंशन, ये एंगल दिया है थीटा, ये है r और ये लेंथ आपकी जो ये लेंथ है ये l दी हुई है। क्लियर गाइस? तो आपको सबकी मतलब लामीस थ्योरम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा के आपको बहुत सारे रिलेशंस की मदद लेनी होगी। जैसे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों, तो आप देखो ये आपका रेडियस है। क्लियर गाइस? ये आपका रेडियस, ओहो ठीक है, ये आपका रेडियस है। क्लियर? इसको अच्छे से, ओके, ओहो ये लहर ही खाई जा रही लाइन एकदम स्ट्रेट, यस अब परफेक्ट। क्लियर? तो आप देखिएगा ध्यान से, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखो तो इधर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, उधर की तरफ टेंशन। ठीक, तो अब एंगल्स को कैसे लेना है, सबको डिटरमाइन हम लोग कैसे करें। सो देखो बच्चों, अब आपको सारी चीजों को धीरे धीरे बनाना होगा। अब देखिए जैसे आपको पता है बच्चों ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर? इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये एंगल क्या है आपका 90, क्या है 90। सिमिलरली इसको ऐसे पूरा बना लो, अब ये थीटा है तो आपका ये भी थीटा होगा। ओके, और ये क्या होगा 90, पूरा बना लो जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है, फिर उसके बाद आराम से आप इसको मेजर करके लिख लेना। तो देखिए जब हम लामीस थ्योरम लिखने जाएंगे तो मुझे बताइए, सबसे पहले आपने लिखा mg अपॉन, सामने कौन दो है, एक टेंशन है और एक नॉर्मल है, तो इसके बीच में एंगल कितना है 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा। क्लियर गाइस? इज इक्वल्स टू, अगर आपने टेंशन लिया तो टेंशन के नीचे कौन सा एंगल लेते हैं जो नॉर्मल और mg के बीच में है, टेंशन के जस्ट नॉर्मल और mg के बीच में एंगल 90, यानी क्या हो गया साइन 90। क्लियर गाइस? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने mg ले लिया, हमने t ले लिया, अब लेंगे नॉर्मल। नॉर्मल के सामने आपको साइन का वो एंगल लेना है जो टेंशन और mg के बीच में है, तो आप देख सकते हो टेंशन और mg के बीच में 90 प्लस 90 माइनस थीटा, क्या है बच्चों 90 प्लस 90 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस थीटा। तो क्लियरली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mg अपॉन साइन 90 प्लस थीटा आपका हो गया cos थीटा, t अपॉन साइन 90 हो गया 1 और ये हो गया n अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। बच्चों आपको एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर रखनी है कि आपको एंगल्स कैसे लेने हैं। जैसे मान लो अगर आपने mg लिया तो mg के अलावा कौन से दो और फोर्सेस हैं, टेंशन और नॉर्मल। तो mg लिया तो mg के सामने आपको वो एंगल लेना है जो टेंशन और नॉर्मल के बीच में है, टेंशन और नॉर्मल के बीच में 90 प्लस थीटा, इसीलिए मैंने क्या लिया 90 प्लस थीटा। अगर आपने टेंशन लिया तो आपको वो एंगल लेना है जो नॉर्मल और mg के बीच में है, यानी कि 90, तो हमने 90 लिया। अगर आपने नॉर्मल लिया तो हमने वो एंगल लेना है जो टेंशन और mg के बीच में है, यानी कि ये बड़ा वाला एंगल, ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 प्लस 90 माइनस दिस प्लस दिस, यानी कि ये एंगल। ठीक है, अब cos थीटा, जैसे आपको ये थीटा दिया है, ये रेडियस पता है, ये l दिया है, तो cos थीटा वगैरह की वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू अगर r और l के टर्म्स में दी हो तो उसको भी आप डिड्यूस कर सकते हो। तो बच्चों इस पार्ट को भी इस तरह को नोट कर लो, इस तरह का काफी आता है। अरे आप तो गाइस बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि है इंपल्स। अब सर इंपल्स क्या होता है, एक बहुत ही, कभी आपने बैट बॉल खेला है, जब हम बैट बॉल खेलते हैं तो बैट में जब बॉल बहुत ही कम टाइम से बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए लड़ती है, लेकिन इतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होता है कि दे दूर जाके बॉल गिरती है, बोलिए हाँ या ना, तो उसी को इंपल्स बोलते हैं। एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, दैट इज इंपल्स। या बोले तो जो इतना सडन चेंज आया मोमेंटम में, दैट इज इंपल्स। तो बेसिकली इंपल्स की डेफिनेशन क्या होती है, लार्ज फोर्स इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम और सडन चेंज इन मोमेंटम। तो ये दोनों डेफिनेशन किसकी है, इंपल्स की। बेसिकली फोर्स क्या होता है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम ऑन चेंज इन टाइम,
तो dp कैन बी रिटन एज f dt, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f dt। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि थोड़ा टाइम बचा ले, टाइम वेस्ट ना हो। तो बच्चों कुल मिला के सीधी सी बात इतनी है कि इंपल्स के आपको दो फॉर्मूले यूज करने होंगे, या तो f डेल्टा t या चेंज इन मोमेंटम। इन दोनों के अलावा कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना होगा, बस ये दो फॉर्मूले आपको यूज करके कहीं भी कुछ भी निकाल लेना है, ठीक है। और अगर आपको फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया है तो एरिया अंडर द कर्व, क्या बच्चों, एरिया अंडर द कर्व विल गिव द इंपल्स। आई अगेन रिपीट, अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया है तो एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू द इंपल्स। और अगर कभी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम दिया है, फोर्स दिया, तो मल्टीप्लाई कर दो। और अगर सीधा चेंज इन मोमेंटम अगर आपको पता चल रहा है तो वो भी आपका इंपल्स होता है। तो एक वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया उससे भी इंपल्स निकाल सकते हो, या चेंज इन मोमेंटम, बहुत सडन चेंज इन मोमेंटम जो होता है बच्चों, वो भी क्या होता है आपका इंपल्स। इसको जल्दी से नोट करिए। तो बच्चों इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करें जहां पर हमारी बॉल जाके जमीन से टक करके लड़ेगी और वापस आएगी। वीडियो को पॉज करके करिए इसको। तो देखिए बच्चों, इसी तरह से हम यहां करते हैं इसका एक न्यूमेरिकल का, पहले थोड़ा सा समझते हैं इसको। जैसे सपोज करो आप लोग, एक बॉल आई ऊपर से, ठीक है, बॉल आई और जमीन से टक करके लड़ेगी, टक करके सर, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहां 0, मान लीजिए यहां से h1 हाइट पे बॉल आके लड़ी कुछ सम v1 वेलोसिटी, ठीक। फिर बच्चों ये बॉल ऊपर जाएगी v2 वेलोसिटी से और फाइनली जाके ऊपर फाइनली रुक जाएगी। यस और नो गाइस? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंपल्स निकालो तो आप कहोगे सर चेंज इन मोमेंटम इज इंपल्स, यानी कि p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल बच्चों ऊपर की तरफ है जिसको बोला mv2, याद है ना, ऊपर साइन कन्वेंशन हम लोग प्लस लेते हैं, नीचे क्या लेते हैं माइनस, और इनिशियली नीचे आ रहा था तो माइनस mv1, तो बेसिकली क्या आ गया mv2 प्लस mv1, यानी m कॉमन लिया तो v2 प्लस v1, ये आ गया आपका इंपल्स। अगर मैं बोलूं एवरेज कितना इंपल्सिव फोर्स यहां पर लगा, एवरेज इंपल्सिव फोर्स की अगर बात करें बच्चों तो वो क्या होता है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ये होता है। क्लियर बच्चों? अब ऐसे अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू देगा, यहाँ पे हाइट की वैल्यू, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक उठा के रख के आप इसको निकाल सकते हो इजी वे में। जैसे मान लीजिए, अब ये वेलोसिटीज कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। याद है ना आपको, वेलोसिटीज निकालेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, याद होगा आपको मेरी बात। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो कभी भी वेलोसिटी निकालनी हो तो √2gh का फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लोगे, इससे आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, यहां से ये वेलोसिटी आ जाएगी। सिमिलरली इस वेलोसिटी के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करोगे। यहां पे हाइट h1 है तो जैसे v1 निकालना हो तो वो हो जाएगा √2gh1, v2 निकालना हो तो वो हो जाएगा √2gh2, तो v1 v2 दे देगा आपको, मास दे देगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा। और इंपल्सिव फोर्स बोलेगा एवरेज तो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन मोमेंटम यहां रखा, चेंज इन टाइम रखा, इजीली हो जाएगा। तो बच्चों इसके और न्यूमेरिकल्स करिए। आई थिंक अगर आपने इतने आर्टिकल कर लिए तो काफी लॉज ऑफ मोशन में तैयार हो जाएगा। तो प्लीज गाइस इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं पे फिनिश होने वाली है, तो अच्छे से रिवाइज करेगा। आई होप थोड़ा बहुत आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज शेयर करिएगा गाइस। ओके, थैंक यू।